एपिसोड 53। एल्बर्ट का राब्ता शायद सिफारत खाने से नहीं हो पा रहा था। वो कुछ बड़बड़ाया और दोबारा नंबर डायल करने लगा। इस मर्तबा उसे लाइन मिल गई। दूसरी तरफ शायद सेक्रेटरी लेवल का कोई अफसर था। एल्बर्ट ने उसे बताया कि मुझे चंद लोगों ने अगवा कर लिया था, फिर पुलिस ने मुझे उनके जंगल से छुड़ाया, मगर अब ये लोग मुझे छोड़ने पर तैयार नहीं है। ठीक है सर, आप खुद ही बात कर लें, पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद हैं। ये कहकर उसने रिसीवर हुमायूं मिर्जा की तरफ बढ़ा दिया और बोला, फर्स्ट सेक्रेटरी इज ऑन द लाइन। हेलो, हुमायूं ने बावकार लहजे में कहा। जी हाँ, क्यों? इसलिए कि आपका अफसर पुलिस के एक कांस्टेबल के कत्ल में इन्वॉल्व है। सिफारती कानून अपनी जगह पर, मगर मैं कत्ल के मुलजिम को बगैर किसी जमानत के कैसे छोड़ दूं? नहीं सर, आपकी जमानत नहीं, मुझे कोर्ट की जमानत चाहिए। मैं तो उसका रिमांड लेने की कोशिश भी करूंगा। फिर वो खामोश होकर दूसरी तरफ की बात सुनता रहा। कुछ देर बाद वो बोला, जी हाँ, आपका हक है ये। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिफारती सतह पर एहतजाज करें, मगर मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। जी, ओके, यू कैन गो टू पीएम, आई विल नेवर माइंड। ये कहकर उसने फोन पटक दिया। फिर वो इंस्पेक्टर से बोला, इन सबको लॉकअप में बंद कर दो, मैं रात को इनसे बात करूंगा। और हाँ, इस कामरान की तरफ से बहुत मोहतात रहना, वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने टोपी सर पर जमाई, स्टिक बगल में दबाई और नपे तुले कदम उठाता बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर ने एल्बर्ट को हथकड़ी नहीं लगाई, मगर बहुत हतक आमेज अंदाज में बोला, ए मिस्टर, खड़े हो जाओ और खुद ही लॉकअप में चले जाओ। एल्बर्ट खामोशी से लॉकअप की तरफ बढ़ गया। मुझे जग्गू की भी फिक्र थी, वो ना जाने किधर गायब हो गया था। ये बात एक तरह से खुशाइन भी थी कि वो ग्लोरिया और कांता को हमारी गिरफ्तारी की इत्तला दे सकता था। अब जग्गू और ग्लोरिया से ही मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे पुलिस के शिकंजे से छुड़ाने के लिए कुछ कर सकेंगे। इंस्पेक्टर ने मेरी गर्दन पर हाथ जमाते हुए कहा, हवालात में चलो, मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं तुम्हारी, मैं भी तो देखूं कि तुम कितने बड़े आतंकवादी हो। इस बात पर पांडे फिर पागलों की तरह हंसने लगा। वो जब भी हंसता था इसी तरह हंसता था जैसे दूसरे की तौहीन कर रहा हो। उसके हंसने से मेरी हड्डियां तक सुलगने लगती थी। इंस्पेक्टर ने उसके मुंह पर उल्टा हाथ रसीद करते हुए कहा, अभी तेरी सारी हंसी दूर हो जाएगी, मामला गैर मुल्की सिफारतकार का है। फिर वो तैमूर से बोला, तुम्हारा इन लोगों से क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, मुझे तो ये लोग यूं ही पकड़ लाए हैं। अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा, इंस्पेक्टर बोला और हम तीनों को धकेलकर लॉकअप में बंद कर दिया। एल्बर्ट को उन्होंने हमसे अलहदा बंद किया था। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि आज की रात हम सब पे, खासतौर पर मुझ पर बहुत भारी गुजरेगी। तैमूर ने भी मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। ये उसके हक में बेहतर ही था। अगर उसका ताल्लुक मुझसे साबित हो जाता तो मेरी तरह उसे भी अजाब से गुजरना पड़ता। अभी हमें वहां बैठे वो मुश्किल आधा घंटे गुजरा तक एक हवलदार वहां पहुंचा और बोला, तुम में से कामरान कौन है? उसके साथ दो बंदूकबरदार कांस्टेबल और भी थे। वाकई वहां हर तरफ मेरे नाम की दहशत थी, वरना एक आम मुलजिम के लिए पुलिस इतना एहतमाम कब करती। मैं अभी लॉकअप में बंद था, मगर वो दोनों मुझ पर बंदूकें ताने खड़े थे। हवलदार ने बड़ी एहतियात से दरवाजा खोला। बंदूकबरदार कांस्टेबल मजीद मुस्तैद हो गए। हवलदार ने जेब से हथकड़ी निकालकर मुझे लगाई और उसकी जंजीर का दूसरा सिरा मजबूती से पकड़कर लॉकअप से बाहर निकल आया। मैं इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा तो वहां हुमायूं मिर्जा भी मौजूद था। उसने नए सिरे से मेरा जायजा लेकर कहा, तो तुम कामरान हो? क्या तुमने सिर्फ यही पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं लड़खड़ा कर रह गया। आइंदा मुझसे बात करते हुए मोहतात रहना। वाह कमिश्नर साहब, हाथ पैर बंधे हो तो खूंखार शेरों पे खारिज ज़दा कुत्ते तक घुराने लगते हैं। मैं खुद को उसके दूसरे थप्पड़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। वैसे भी उसका हाथ बहुत सख्त था। उसने थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, मगर फिर कुछ सोचकर रोक लिया और इंस्पेक्टर से बोला, इसे वहीं पहुंचा दो जहां मैंने कहा है। राइट सर, इंस्पेक्टर ने मुस्तैदी से जवाब दिया। मैं अभी इसकी शिफ्टिंग का बंदोबस्त करता हूँ। हुमायूं मिर्जा ने अचानक अपनी टोपी और छड़ी उठाई और नपे तुले कदम रखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। इसे अभी दोबारा लॉकअप में ले जाओ, इंस्पेक्टर ने मातहत को हुक्म दिया। मेरी वापसी भी उसी अंदाज में हुई। कांस्टेबल मेरी हथकड़ी की जंजीर पकड़े मेरे साथ साथ था। अचानक वो सरगोशी में बोला, मेरा दिल आपको मुजरिम नहीं मानता सरकार, जरूर इन लोगों से कोई भूल हुई है। फिर वो राजदाराना लहजे में बोला, सरकार को मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? आपको खाने पीने की चीजें और 5 सिगरेट तो लाकर दे ही सकता हूँ। धन्यवाद तुम्हारा, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्ही को तकलीफ दूंगा। मगर उसे तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 घंटे बाद मुझे इंस्पेक्टर ने फिर तलब किया और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर जीप में बिठा दिया। जीप तेज रफ्तारी से रवाना हो गई। वो लोग मुझे ना जाने कहाँ लिए जा रहे थे। मेरा अंदाजा था कि जीप 1 घंटे तक चलती रही है। उसके रुकते किसी ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर घसीट लिया। मेरी आंखों से पट्टी खोली गई तो मैंने खुद को एक बड़े से हॉल कमरे में पाया।
वहां बड़ी सी जहाजी सर्च टेबल थी जिसके चारों तरफ पुलिस और आर्मी के अफसरान बैठे थे। वो सब शक्लों से ही घाक और सफाक लग रहे थे। उनके करख चेहरे चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहे थे कि उन्होंने किसी पर रहम खाना नहीं सीखा। उन्हीं अफसरों में हुमायूं मिर्जा भी था। सफेद बालों और खुर्राट चेहरे वाले एक अफसर ने करख लहजे में पूछा, तुम्हारा पूरा नाम मोहम्मद कामरान है? मैंने सिर्फ इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। तुम पाकिस्तानी हो? उसने नफरत भरे लहजे में पूछा। मेरे साथ यही तो ट्रेजेडी है। अगर आप लोगों के बजाय यहाँ पाकिस्तानी अफसर होते तो वो भी मुझसे यही सवाल करते कि तुम्हारी नेशनलिटी क्या है। फजूल बकवास नहीं चलेगी, जितना सवाल किया जाए इतना जवाब दो। इस बार हुमायूं मिर्जा गुर्राया। मैं कभी पाकिस्तानी था, मगर अब तो हुकूमत पाकिस्तान भी मेरे सर की तलबगार है। अपना पासपोर्ट दिखाओ। मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। मैंने ढिठाई से झूठ बोला। गुम हो गया या गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुए हो? सफेद बालों वाला तंजिया लहजे में बोला, यहाँ तुम्हारी एंट्री का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? सफेद बालों वाले के दाएं तरफ बैठा हुआ एक मोटा सा आदमी बोला, किसी के लिए भी नहीं। हुमायूं मिर्जा पुरख्याल अंदाज से बोला, मेरा ख्याल था तुम अपने आप को तकलीफ में मुब्तला किए बगैर ही सब कुछ बता दोगे, पर लग रहा है कि मेरा अंदाजा गलत था। यहाँ तुम्हारा कांटेक्ट किस तंजीम या ग्रुप से है? सफेद बालों वाले ने सवाल किया। किसी से भी नहीं। तुम उस गांव में क्या कर रहे थे? वहां तो मुझे वो अंग्रेज ले गया था। मैंने जानबूझकर अल्बर्ट के लिए अंग्रेज का लफ्ज इस्तेमाल किया। तुम उसे कैसे जानते हो? सफेद बालों वाले की आंखें चमकने लगी। मैं उसे जानता नहीं हूँ, वो तो मुझे सरेराह मिल गया था। कहने लगा, मुझे यहाँ की मकामी जुबान नहीं आती, मुझे एक आदमी से बहुत ज़रूरी काम है, आप मेरी हेल्प कर दें। मेरे मुलाजमीन मकामी जुबान तो जानते हैं मगर इंग्लिश नहीं जानते। उस आदमी से मुझे तफसीली बात करना है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरे साथ चलें। फिर क्या बात हुई? सफेद बालों वाले ने पूछा, मगर अब उसके लहजे में वो करख्तगी नहीं थी। फिर वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। वहां उसे किसी गिरधारी से मिलना था। वो किसी दस्तावेज के सौदे पर बात कर रहे थे। कौन गिरधारी? हुमायूं मिर्जा ने जल्दी से पूछा। मैं उसे नहीं जानता। फिर वहां दो आदमी और आ गए। दोनों बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे थे। मैंने विनोद पांडे और तैमूर के हुलियों ने बताया। गिरधारी ने कहा कि मैंने अपने दोस्त प्रकाश को भी बुला लिया था ताकि हमें बातचीत करने में आसानी हो। प्रकाश ही उस दूसरे आदमी को अपने साथ लाया था, मगर वो बातचीत के वक्त मौजूद नहीं था। उसकी जरूरत ही ना पड़ी। उस गैर मुल्की ने कहा था कि इस डील में जितने कम लोग इन्वॉल्व हो इतना ही अच्छा है। मुझे भी उन लोगों ने दूसरे कमरे में भेज दिया था। बोलते रहो, अच्छी खासी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सफेद बालों वाला तंज़िया अंदाज से बोला। पहले तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करते रहे, फिर उनमें किसी बात पर झगड़ा हो गया। आखिर में बात मारपीट तक आ गई। मैं भागकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो उस गैर मुल्की ने गिरधारी के दोस्त प्रकाश को बांध रखा था और रिवॉल्वर हाथ में लिए खड़ा था। मैंने बेखबरी में उसे दबोच लिया और प्रकाश के दोस्त की मदद से उसे भी बांध दिया। प्रकाश ने बताया कि गिरधारी वहां से कहीं भाग गया है। मैं अभी उसे तफसील पूछ ही रहा था कि पुलिस आ गई। बस यह है तमाम तफसील। वेरी गुड मिस्टर कामरान, सफेद बालों वाला बोला। तुम अगर फिल्म स्टोरी राइटर बन जाओ ना तो एक एक फिल्म के लाखों कमाओगे। खामखा अपना टैलेंट जाया कर रहे हो तुम। फिर वो हुमायूं से बोला, मिस्टर मिर्जा, सुबह तक इसकी जुबान से मैं हकीकत सुनना चाहता हूँ। ओके सर। हुमायूं ने मुस्तैदी से जवाब दिया और मीटिंग बर्खास्त हो गई। फिर मुझे एक ऐसे लॉकअप पे पहुंचा दिया गया जहां मुख्तलिफ किस्म के आलात तशद्दुद पड़े थे। नोकीली कीलों वाले तख्ते, जंजीरें, बाल्टियां, डंडे, रस्सियां और इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचाने के आलात। तकरीबन 1 घंटे बाद 4 तनुमंद कांस्टेबल के साथ मिर्जा उस टॉर्चर सेल में दाखिल हुआ। उसके तेवर मुझे बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। उसके साथ आने वालों के चेहरों से भी दहशत टपक रही थी। इसके कपड़े उतार दो, मिर्जा ने अपने मातहतों को हुक्म दिया। वो चारों अचानक मुझ पर टूट पड़े। मैं अगर चाहता तो उन चारों का झटका एक साथ कर देता, मगर मिर्जा के हाथ में सर्विस रिवॉल्वर था और मैं ये भी जानता था कि उसका निशाना बेहतरीन है। 1 मिनट से भी कम अरसे में उन्होंने मेरे कपड़े उतार लिए। कपड़े उतारने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि बेलिबास इंसान की सोच में कितना फर्क आ जाता है। वो एतमाद से बिल्कुल महरूम हो जाता है। मैं उस वक्त अपनी ही नजरों में गिर गया था। फिर हुमायूं के हुक्म पर उन्होंने मेरे दोनों हाथों में कड़े डाले और हाथों के बल मुझे छत से लटका दिया। मेरे पांव जमीन से 1 फुट ऊपर थे और मैं फिजा में मौल्लिक होकर रह गया था। अब तुम लोग जाओ, जरूरत हुई तो दोबारा बुला लूंगा, मिर्जा ने उन्हें हुक्म दिया। वो सब चले गए तो मिर्जा आराम से कुर्सी पर बैठ गया और सिगार सुलगा लिया। जब उसका सिगार आधा हुआ तो वो इत्मीनान से उठा और आबनोसी और भारी भरकम डंडा उठा लिया। तो तुम्हारा ताल्लुक किसी भी गैंग से नहीं है? मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक किसी भी गैंग से ना कभी था और ना है और ना मुस्तकबिल में। हरामजादे। उसने मेरा जुमला काटा और मेरे पेट पर वो ठोस डंडा इतनी जोर से मारा कि फौरी तौर पर तो मैं सांस लेना भूल गया।
मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो उस एक ही डंडे में उसका काम तमाम हो जाता। फिर तो गोया उस पर जुनून सवार हो गया। वो मुझे जानवरों की तरह मारने लगा। मेरे पैर अभी तक आज़ाद थे। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो मैंने अपने पैर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया, मगर उससे पहले मैंने उसे वार्निंग देना मुनासिब समझा। मिस्टर मिर्जा, मुझ पर यूँ तशद्दुद करने का कोई हक नहीं है तुम्हें, और मर्द हो तो मर्दों की तरह मुकाबला करो। बांध कर तो कोई बच्चा भी किसी की पिटाई कर सकता है। तू क्या समझता है कमीने? मैंने तेरी फाइल देखी है। तू मार्शल आर्ट का माहिर है। मार्शल आर्ट का माहिर तो मैं भी हूँ, मगर इस वक्त तेरे चढ़ाई में नहीं आऊंगा। मुझे सीधी तरह बता दे कि तेरा ताल्लुक किस इंटरनेशनल गैंग से है। उसने मेरे सर, हाथों, कमर और सीने को लहूलुहान कर दिया था और सर से बहने वाला खून आंखों पर आ गया था। इसीलिए मुझे मिर्जा नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी नफरत भरी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने हुज्जत तमाम करने को कहा, अब मुझ पर हाथ मत उठाना मिर्जा, वरना। उसने पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर घूंसा मारना चाहा, मगर खुद ही ना जाने कैसे डिसबैलेंस हो गया और उसका घूंसा मेरे चेहरे के बजाय दाएं शाने पर पड़ा। अब मुझे उसका धुंधला धुंधला अक्स दिखाई दे रहा था। मैंने अचानक खेल खत्म करने का फैसला किया। हुमायूं मिर्जा जो ही आगे आया, मैंने अपने जिस्म को हाथों पर बैलेंस किया और उसकी कमर में टांगों से कैंची डाल दी। उसने बहुत हाथ पांव मारे, मगर अब मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने 2 ही झटकों में कड़े की जंजीरें तोड़ दी। फिर मैंने हाथों से वो कड़े भी निकाल फेंके। जंजीरें टूटने की वजह से मैं जमीन पर गिर गया था, मगर मैंने हुमायूं को नहीं छोड़ा। वो चाहता तो आवाज देकर अपने आदमियों को बुला सकता था, मगर वो तो हैरत से मुझे जंजीरें तोड़ते देखता रहा। आजाद होने के बाद मैंने झपट कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उस वक्त मैं ये भी भूल गया था कि हुमायूं मिर्जा मुसल्ला भी है। उसने अचानक अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और फायर करने ही वाला था कि मैंने नजदीक ही रखी हुई एक बाल्टी उस पर उछाल दी। बाल्टी से उसे चोट तो नहीं लगी, मगर वो वक्ती तौर पर बौखला गया। मेरे लिए इतनी ही मोहलत काफी थी। मैंने छलांग मारकर उसे दबोच लिया। तू भी मार्शल आर्ट का माहिर है ना? चल फिर मुझसे मुकाबला कर। तुम आग से खेल रहे हो कामरान। आग से तो मैं बचपन से खेलता आया हूँ। मेरी फिक्र छोड़ो, असल में तो आग से अब तुम खेलोगे। जब यही हशर मैं तुम्हारा करूंगा, तुम्हें भी अंदाजा होगा कि बेलिबास हो जाने के बाद आदमी अपनी ही नजरों में कितना जलील हो जाता है। मैंने उसके चेहरे पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरा जोरदार थप्पड़ खाकर बेहोश हो जाए। वो हल्का थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके मुंह से खून बह निकला, मगर था वो भी मर्द बच्चा। उस वक्त भी उसने अपने किसी आदमी को आवाज नहीं दी। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ अभी तक मेरी आहनी गिरफ्त में था। मैंने दूसरे हाथ से उसका रिवॉल्वर छीन लिया और जहरीले लहजे में बोला, अपने कपड़े उतार दो। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है, उसने पूरा एतमाद लहजे में कहा। और मुझे मुर्दा लोगों के कपड़े चुराने का कोई शौक नहीं। मेरा ताल्लुक पुलिस से नहीं है कि मैं मुर्दों का माल खाता फिरूं। मैंने तंजिया लहजे में कहा और रिवॉल्वर बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली। मिर्जा नताइज की परवाह किए बगैर मुझसे लिपट गया, या फिर उसे यकीन था कि मैं उस भरे पूरे थाने में फायर करने की हिमाकत नहीं करूंगा। वो पुलिस कमिश्नर था और इंसानी नफ्सियात से भी अच्छी तरह वाकिफ था। मेरी गुफ्तगू से भी उसने अंदाजा लगा लिया था कि मैं फिलहाल उसकी जान लेने का इरादा नहीं रखता। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया ताकि वो उसके हाथ न लग जाए। इस दौरान में उसका घूंसा मेरे सर पर पड़ चुका था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर वजनी हथौड़ा दे मारा हो। लम्हे भर को मेरा सर चकरा गया। मुझे हैरत भी हो रही थी कि अमूमन पुलिस कमिश्नर या आईजी रैंक के लोग इस किस्म की जिस्मानी मुशक्कत के आदी नहीं होते, मगर हुमायूं मिर्जा शायद पाबंदी से एक्सरसाइज करता था। वो वाकई मार्शल आर्ट का भी माहिर लग रहा था, क्योंकि सर पर पंच मारते उसने राउंड किक लगाने की कोशिश की थी, जिसे मैं बचा गया। दूसरे पुलिस कमिश्नर्स के मुकाबले में मिर्जा कम उम्र भी था और ज़हीन भी। सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि वो अल्फाज का धनी था। उसने अब तक मदद के लिए अपने किसी आदमी को आवाज नहीं दी थी, वरना वो चाहता तो अभी वहां उसके मातहतों की भीड़ लग जाती। मैंने सिर्फ दरवाजा बोल्ट ही तो किया था। उसे कोई भी भारी तनोतोष का आदमी एक धक्के में तोड़ सकता था। मैंने उसके 2-3 बहुत कारी वार बचाए। फिर जब जरा मेरे सर का चक्कर खत्म हुआ तो मैंने उससे कहा, अपनी हड्डी पसली तोड़वाए बगैर मेरी बात मान लो कमिश्नर साहब, वरना महीनों बिस्तर पर एड़ियां रगड़ोगे। यू बास्टर्ड! उसने उछलकर फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। मैंने थोड़ा सा तिरछा होकर दाएं हाथ से उसकी लात पकड़ ली और उसे जोरदार झटका दिया। मुझे उम्मीद थी कि उसका जोड़ घुटने के पास से निकल गया होगा, मगर उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। मैं फौरन समझ गया कि वो मार्शल आर्ट का कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा माहिर है। ये भी मार्शल आर्ट की एक टेक्निक है। मुखालिफ अगर किसी जोड़ को झटका दे तो उस जोड़ को फौरन ढीला छोड़ दिया जाए। हुमायूं मिर्जा ने यही किया था। मैं उसे थका के और दौड़ा के मारना चाहता था, मगर वो अपनी एनर्जी बहुत संभाल कर रख रहा था। मुझे एक एडवांटेज हासिल था। वो मुझ पर तशद्दुद करके पहले ही निढाल हो चुका था, मगर उसके साथ मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। मैंने एकदम उस पर छलांग मार दी और उसे लिए हुए फर्श पर गिर गया। फिर मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और कमर के गिर्द टांगे कैंची की तरह कस दी। फिर मैंने उसकी कमर पर टांगों का दबाव बढ़ाया तो तकलीफ से उसका चेहरा मस्क हो गया। वर्दी उतार दो मिर्जा, मैंने सर्द लहजे में कहा। जवाब में उसने मेरे मुंह पर थूक दिया।
میں نے بھنا کر اس کی ناک پر زوردار ٹکر ماری. اس کی ناک سے خون بہنے لگا مگر نکسیر نہیں پھوٹی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وردی خراب ہو کیونکہ میں وہی وردی استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. میں نے اپنی آستین سے اس کا چہرہ صاف کیا اور اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں مرزا کہ اپنی وردی اتار دو ورنہ میں تمہارے ریوالور کی تمام گولیاں تمہارے جسم میں اتار دوں گا. وہ فرش پر پڑا گہرے گہرے سانس لیتا رہا. میں نے جھک کر اس کے بال پکڑے اور جھٹکے سے اسے اٹھانے کی کوشش کی. اس کا وزن بھی اچھا خاصا تھا. بالوں کو جھٹکا لگا تو وہ تڑپ کر رہ گیا. میں نے پشت سے ایک مرتبہ پھر اس کی گردن دبوچ لی. یہ میرا بہت خوفناک داؤ تھا. اس میں تھوڑا سا دباؤ بڑھ جاتا یا شکار خود ہی مزاحمت کرتا تو اس کا من کا ٹوٹ سکتا تھا. اپنی وردی اتار دو. ہمایوں مرزا نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا. میں نے اس کی گردن پر دباؤ مزید بڑھا دیا. تکلیف کے مارے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا مگر اس نے گردن چھڑانے کے لیے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی. شاید وہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے مزاحمت کی تو گردن کا منکر ٹوٹ جائے گا. اس کی قوت مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی. میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی شرٹ پینٹ سے باہر گھسیٹ لی. پھر بٹن کھولنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی. شرٹ اتارتے وقت اس نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر میں نے اپنے گھٹنے سے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر بس اتنی ہی طاقت سے ضرب لگائی کہ وہ ٹوٹنے نہ پائے. تکلیف کی شدت سے وہ دوہرا ہو گیا. پھر بقیہ کام میرے لیے بہت آسان ثابت ہوا. اس وقت تو خیر میں نے اتنا غور نہیں کیا مگر اب میں اپنے اس وقت کی حالت پر غور کرتا ہوں تو بے تحاشا ہنسنے لگتا ہوں. یہ تصور ہی میرے لیے مضحکہ خیز ہے کہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا آئرن مین اس وقت بے لباس حالت میں اپنے دشمن سے برسر پیکار تھا. مرزا کی وردی میرے جسم پر بالکل فٹ تو نہیں تھی مگر اتنی ٹائٹ بھی نہیں تھی. صرف اس کا سینہ میرے مقابلے میں کچھ کم تھا. جوتے البتہ بالکل فٹ تھے. میں نے اسے بالکل بے لباس کر کے اسی طرح باندھ دیا جیسے اس نے مجھے باندھا تھا. پھر میں نے وہی ٹھوس آبنوسی ڈنڈا اٹھایا اور مرزا سے کہا اب یہ ڈنڈا جب اتنی قوت سے تمہارے جسم پر پڑے گا تو تمہیں احساس ہوگا کہ دوسروں کے جسم پر چوٹ کیسے لگتی ہے. میں نے جب پولیس ڈپارٹمنٹ چوز کیا تھا تو یہ سب کچھ میرے ذہن میں بھی تھا. اس نے بے پرواہی سے جواب دیا. 20 مرتبہ مجرموں اور بدعنوان لوگوں سے میرا ٹکراؤ ہو چکا ہے. میں نے اپنے جسم پر گولیاں بھی کھائی ہیں. یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے مگر جس پوزیشن میں تم اس وقت ہو وہ یقیناً تمہارے لیے نئی بات ہوگی. جب تمہارے ماتحت تم اس لباس فاخرہ میں دیکھیں گے تو کتنے خوش ہوں گے. یہ کہہ کر میں نے وہ ٹھوس ڈنڈا اس کے سر پر رسید کر دیا. اس کے سر سے خون بہنے لگا. پھر میں نے اس کے پیٹ، کمر، شانوں اور ہر اس جگہ کو نشانہ بنایا جہاں جہاں مجھے چوٹیں آئی تھیں. مگر شاباش اس مرد کے بچے پر. اس نے اپنی چیخوں کو میری طرح حلق میں گھونٹ لیا. میں نے یوں ہی غیر ارادی طور پر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ کسی پیکٹ سے ٹکرایا. میں نے نکال کر دیکھا تو وہ سگار کا پیکٹ تھا. میں نے پیکٹ پر سے ایک سگار نکال کر سلگایا اور خوب گہرا کش لینے کے بعد مرزا سے کہا اب تم یہ بتاؤ کہ پولیس کی آڑ لے کر کس غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو تم؟ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں. میرا خاندان صدیوں سے یہاں آباد ہے اور معززین میں شمار ہوتا ہے. مجھے بھلا کسی ایجنسی کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہمایوں مرزا ہوں، کامران نہیں جو اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کر کے فخر محسوس کرتا ہے. اس کی اس بات پر واقعی میرا خون کھول اٹھا. میں نے سگار کا جلتا ہوا سرا اس کے سینے پر لگا دیا. انسانی گوشت اور بال جلنے کی ناگوار سی چراند کمرے میں پھیل گئی. پھر میں نے سگار کے جلتے ہوئے سرے سے اس کی پیٹھ پر کامران لکھا. اس کوشش میں مجھے کئی بار سگار سلگانا پڑا. میں چاہتا تھا وہ چیخے، گڑ گڑائے، مجھ سے رحم کی بھیک مانگے مگر وہ تو جیسے پتھر کا بن گیا تھا. اس کے منہ سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکلی. اس تمام عمل میں بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے. اب میں جا رہا ہوں. میں نے ہنستے ہوئے کہا جیب بھی تمہاری استعمال کروں گا. اول تو کوئی دھیان ہی نہیں دے گا اور اگر دے بھی دیا تو مارا جائے گا. یہ تمہاری خام خیالی ہے. تم کسی کانسٹیبل یا حوالدار کی وردی میں نہیں بلکہ پولیس کمشنر کی وردی میں ہو. تم پر تو ہر آدمی توجہ دے گا. تو پھر ہر آدمی مارا جائے گا. میں نے شفاق لہجے میں کہا تمہارے جسم پر میرا نام نقش ہو چکا ہے جو ہمیشہ تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا. میں چاہوں تو ابھی تمہیں بھی ٹھکانے لگا دوں پر میں ایسا نہیں کروں گا. بھارتی پولیس کا ہر افسر تمہیں دیکھ کر میرے نام سے لرزے گا. اور ایک بات اور سن لو، ان لوگوں میں میرا کوئی ساتھی نہیں ہے. اس گورے البرٹ کے پاس کچھ اہم نوعیت کے کاغذات اور مائکرو فلمز تھیں. میں انہی کے لیے وہاں پہنچا تھا. دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں میں انٹرسٹڈ تھے. وہ کاغذات نہ صرف پاکستان اور بھارت کے لیے اہم ہیں بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ان کی اچھی خاصی قیمت مل سکتی ہے. مجھے افسوس ہے کہ وہ کاغذات میں اس گورے سے حاصل نہیں کر سکا. میں نے پی کیپ خاصی جھکا کر سر پر جمائی، مرزا کا ریبن کا چشمہ لگایا اور گردن تھوڑی سی جھکا کر چھڑی بغل میں دبا لی. پھر میں دروازے کی طرف بڑھا. بہت اعتماد سے دروازہ کھولا اور 90 تولے قدم رکھتا ہوا باہر آ گیا. باہر نکلتے ہمایوں مرزا نے چیخ کر آواز دی، گوپال داس. میں پھرتی سے دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور مرزا کے سر پر ریوالور کے دستے سے ضرب لگائی. وہ فوراً بے ہوش ہو گیا.
اس کی آواز سنتے انسپیکٹر گوپال وہاں پہنچ گیا تھا. اس وقت میری پشت دروازے کی طرف تھی. ہمایوں کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، اس لیے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا. گوپال نے مؤدب لہجے میں کہا، یس سر. ڈرائیور سے کہو جیپ یہیں لے آئے. میں نے کھانستے ہوئے بھررائی آواز میں کہا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. اوکے سر. گوپال نے جلدی سے کہا، پھر آہستہ سے بولا، اس کا کیا کرنا ہے سر؟ میں جواب دینے سے پہلے پھر بری طرح کھانسنے لگا. اسے اسی طرح لٹکا رہن دو، میں واپسی میں اسے دیکھ لوں گا. یس سر. گوپال داس نے ایڑیاں بجا کر سلیوٹ کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا.